नमस्कार, मैं पंकज कुमार। धान की फसल तैयार होने का समय है, लेकिन धान खरीद का मामला कोर्ट में खाज की तरह है। 2011 में जब रामाधार सिंह सहकारिता मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था सरकार किसानों के खलिहान से ही धान खरीद लेगी, लेकिन यह बात आज तक हवा में घूम रही है। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वादा किया था। इसमें भी खास तौर से C2 यानी समग्र लागत, जिसमें स्वामित्व वाली पूंजी, जमीन के अनुमानित किराए और कर्ज के ब्याज को भी शामिल किया जाता है, पर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का वादा था, जो अभी तक वादा ही है। इसी तरह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। सरकार MSP को कानूनी दर्जा दे, यानी कानूनों में यह लिख दिया जाए कि कोई भी खरीद MSP से नीचे मान्य नहीं होगा। दरअसल 60 के दशक में सरकार ने बुआई से पहले सरकारी दाम की घोषणा करना शुरू की। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाने लगा। MSP की हकीकत यह है कि यह किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं है, यह फसल का न्यूनतम मूल्य है। इस न्यूनतम दाम की गिनती भी ठीक ढंग से नहीं होती है। आज से 15 साल पहले स्वामीनाथन आयोग ने MSP की सही गिनती का फार्मूला बताया था। आयोग का सुझाव था कि किसी किसान की संपूर्ण लागत पर 50% बचत जोड़कर MSP तय होनी चाहिए। किसान की संपूर्ण लागत का मतलब यह है कि जब हम खाद, पानी, बिजली, बीज, कीटनाशक, कटाई, मजदूरी, मंडी ले जाते पर खर्च को लागत में जोड़ते हैं तो उसे A2 कहा जाता है। इसमें अगर किसान परिवार की मजदूरी यानी फैमिली लेबर FL को जोड़ते हैं तो यह A2 प्लस FL कहलाता है। स्वामीनाथन आयोग कृषि भूमि व मशीनों के किसानों के साथ जुड़ी पूंजी पर ब्याज को भी जोड़ता है। इस हिसाब से हम A2 प्लस FL प्लस C2 कहते हैं। यानी अगर गेहूं की लागत 1600 रुपये प्रति कुंटल है तो उसकी MSP 2400 रुपये प्रति कुंटल होनी चाहिए। सरकार संपूर्ण लागत के बजाय आंशिक लागत को पैमाना बनाकर इसका ड्योढ़ा घोषित कर दिया। यह MSP भी देश के अधिकांश किसानों को नसीब नहीं है। सरकार सिर्फ 23 फसलों में MSP घोषित करती है। यदि केरल की तरह ये दर्जनों सब्जियों और फलों पर भी घोषित हो जाए तो किसान गेहूं और धान की खेती के अलावा कई अन्य लाभकारी खेतियां करने लगेंगे। अनाज सड़ने और सस्ते बिकने से बचेगा, लेकिन हकीकत यह है कि घोषणा के बाद भी सरकार सिर्फ 2-2.5 फसल में सचमुच न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है। 2014 में शांता कुमार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश में केवल 6% किसानों को ही MSP मिल पाती है। आज वास्तविक आंकड़ा 15-20% से अधिक नहीं है। इसमें भी कई पेच हैं। किसान सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर कराएं, कागज दाखिल करें, फसल की गुणवत्ता साबित करें। अगर खरीद हो गई है तो पेमेंट इतनी देर से होती है कि हारकर किसान कम दाम में अनाज बेचकर अपनी जान छुड़ाते हैं। जबकि कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP के आंकड़े बताते हैं कि 2013 से 2018 के बीच किसानों की आमदनी 25 से 30% कम हुई है। अभी सिर्फ 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक गारंटी और सरकार पर इसे लागू करने की कानूनी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSCP को स्वायत्तशासी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि को जगह मिले। कृषि उत्पादों की कीमत भी औद्योगिक उत्पादों की तरह तय हो, यानी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइस जिस फार्मूले से कीमत तय करता है, सरकार वही फार्मूला अपनाए और उसी दाम पर उत्पाद खरीदे। आखिर निजी क्षेत्र की कंपनियों से
भी मंडी वाला टैक्स वसूला जाए। सरकार का ये कहना कि एमएसपी का लाभ बड़े किसानों को मिलता है, लेकिन रितिका खेरा, प्रांकुर गुप्ता और सुधा नारायण की रिसर्च के अनुसार धान का एमएसपी पाने वाले 99% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। वहीं गेहूं का एमएसपी पाने वाले 97% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। एसबीआई ने दिसंबर 2018 में अपने रिपोर्ट में कहा है कि किसान मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही सबसे फायदेमंद है, लेकिन सरकार शुरू से ही एमएसपी खत्म करना चाहती है। 2015 में शांता कुमार कमेटी सिफारिश कर चुकी है कि एफसीआई को सरकारी खरीद बंद कर देनी चाहिए। पहली बार धान की खरीद पर प्रति एकड़ अधिकतम सीमा बांधी गई है। सरकार के अंदर कृषि कानून को लेकर लंबे समय से बदलाव की कोशिश चल रही है। नीति आयोग का एक्शन प्लान 2017 में एपीएमसी एक्ट में सुधार लाया जाए, जिसमें कहा गया है कि मंडी के अलावा अन्य को भी किसान से खरीद का अधिकार मिले। मंडी के अलावा भी ऐसा मार्केट हो जहां किसान फसल बेच सके। अनिवार्य वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाए। निर्यातक खाद्य प्रसंस्करण डिटेल को स्टॉक लिमिट से मुक्त किया जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2018 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला कृषि मूल्य एवं लागत आयोग सीएसीपी खत्म किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी खत्म कर देना चाहिए। न्यूनतम रिजर्व मूल्य की व्यवस्था लाई जानी चाहिए। उपज की नीलामी होगी, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद। प्राइवेट पार्टी को शामिल करने से जुड़े सुझाव दिए गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 में कहा गया था कि एमएसपी को खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन एमएसपी इसलिए ज़रूरी है, किसान कभी भी अपनी कंपनी की तरह बाजार की मांग को देखकर फसल नहीं उगाते। सभी किसानों की फसलें एक ही वक्त पर बिकने के लिए तैयार होती है। इसे मोबाइल टीवी की तरह दूर दराज बेचने नहीं भेजा जा सकता है। किसानी का पेशा लाभ का पेशा हो, ना कि किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर होना पड़े। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा कहते हैं, 1970 में स्कूली शिक्षक का 90 रुपये प्रतिमाह औसत मासिक वेतन 45 साल में यानी 2015 में 280 से 320 गुना तक बढ़ गया। इसी अवधि में सरकारी कर्मचारी का वेतन 120 से 150 गुना तक बढ़ गया और कॉलेज प्रोफेसर के वेतन में 150 से 170 गुना तक इजाफा हो गया। मगर इसी अवधि में किसानों के लिए गेहूं के एमएसपी में मात्र 19 गुना वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए जानबूझकर किसानों की आय को कम रखा गया। पर्यावरणीय आपातकाल के इस दौर में, जब चरम मौसमी घटना यानी सूखा, बाढ़ आम बात है, ऐसे में सरकार के 2018 के आर्थिक सर्वे के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण 18 से 25% उपज कम हो सकती है। शांता कुमार समिति का कहना है कि सिर्फ 6% किसान को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, बाकी खुले बाजार पर निर्भर है। साफ है, अगर खुला बाजार अच्छा होता तो किसानों की समस्या इतनी क्यों बढ़ती। अगर खुले बाजार में किसानों को उचित मूल्य मिल रहा होता तो वे भला क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते। आईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2016 के बीच भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उचित दाम नहीं मिला। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 कहता है किसान परिवार की औसत आय देश में सालाना 20,000 रुपये है। इतने कम पैसे पर किसान परिवार जीवित कैसे रहता होगा। किसानों की आज़ादी तो तब होगी जब उसे विश्वास होगा कि मैं कहीं भी अनाज बेचूं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलता ही रहेगा। देश में करीब 50% आबादी और 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हैं। इनके हाथ में ज़्यादा दाम आएगा तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। अभी हम 23 फसलों का एमएसपी देते हैं। यदि देश भर में एमएसपी की व्यवस्था कर दें तो 80% फसलों का सही मूल्य मिलने लगेगा। लेकिन मंडी और समर्थन मूल्य के बावजूद 60% किसान ऐसे रह जाएंगे जिनके पास कुछ बेचने को नहीं होगा। उनके लिए किसान आय और कल्याण आयोग बनाना चाहिए। आयोग
तय करे कि हर महीने सरकारी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन है उसके बराबर किसानों की आय कैसे सुनिश्चित हो। किसानों के सामने हमेशा संकट बना रहता है। सरकारी दावों के विपरीत किसानों की हालत खराब है और उनकी इस बदहाली के पीछे कहीं न कहीं सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार है। जहां कृषि को कभी देश के विकास की मुख्य धारा का मानक समझा ही नहीं गया। छिटफुट सब्सिडी और कृषि ऋण के अलावा किसानों के लिए आज भी कोई विशेष सरकारी सुविधा नहीं है। प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई तो खेती के लिए लिया गया कर्ज ना चुका पाने के कारण किसानों के सामने रोटी के लाले पड़ जाते हैं। कृषि के लिए शुरू की गई परियोजनाएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी कई योजनाएं का सही तरीके से क्रियान्वयन न होने की वजह से किसानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना है कि सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में तो किसानों को पता तक नहीं है। यानी कागज पर योजनाएं तो है लेकिन किसानों की पहुंच से दूर है। भारत का कृषि क्षेत्र विरोधाभासों से भरा पड़ा है। हम दुनिया में दूध, तिलहन, दलहन, कपास, आम, पपीते और केले के सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत दुनिया में चावल, चीनी, चाय, सब्जियों और मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन कृषि का जीडीपी में महज 17% हिस्सा है। लेकिन यह देश के 56% कार्यबल को रोजगार देता है। 87% किसान अब औसतन मात्र 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के मालिक हैं और 52.5% भारतीय किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। जरूरत से ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद भारत महज कुल 2.5% का निर्यात करता है। मुख्य अनाज वाली फसलों को लेकर अतिरिक्त आग्रह के चलते भारतीय किसान खेती में विविधता नहीं ला पाए। इसकी वजह से ना तो वे फसल का अधिकतम लाभ ले पाए और ना ही किसी तरह से खतरे से अपना बचाव कर सके। भारतीय खाद्य निगम के पास ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर में जमा है। कृषि सेक्टर में निजी कॉरपोरेट निवेश इस संकट में होने वाले कृषि कुल निवेश का मात्र 2.4% है। शीत भंडारण के पर्याप्त केंद्र न होने का सबसे ज़्यादा खामियाजा फलों सब्जियों को उठाना पड़ रहा है। छोटी छोटी जोत, कर्ज की ऊंची दरें और नाम मात्र आमदनी किसानी कमाई वाला पेशा बिल्कुल नहीं रह गया है। पर विडंबना देखिए कि भारत में यह सबसे ज़्यादा काम देने वाला क्षेत्र बना हुआ है। बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 20% है। लेकिन राज्य के 44% श्रम बल इस क्षेत्र में कार्यरत है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के 2019 के आंकड़े के अनुसार 2011 से 2017 के बीच लगभग 54 लाख लोगों ने कृषि संबंधित गतिविधियों से अपना मुंह मोड़ लिया। 2006 में बिहार में अनाज मंडियों वाले APMC एक्ट को हटा दिया गया। कहा गया इससे निजी निवेश बढ़ेगा, निजी मंडियां होंगी, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन जिस अनाज के लिए बिहार में 1300 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं, उसी अनाज की कीमत पंजाब की मंडी में 1925 रुपये है। NSSO के अनुसार वर्ष 2013 में किसान की औसत आय 10,000 रुपये है। वहीं बिहार में किसान की औसत मासिक आय 3,558 रुपये है। बिहार में 81% लोग खेती इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई विकल्प नहीं है। बिहार में प्रति एकड़ धान का पैदावार मात्र 16 टन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 25 टन और पंजाब में औसत 45 टन है। बिहार में हर साल 20 लाख नए युवा बेरोजगार की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है चुनावी राजनीति में खेती किसानी कोई मुद्दा नहीं बन पाता। महज कुछ सब्सिडी, कैश ट्रांसफ़र जैसे लोक लुभावन वादों के आगे किसानी का मुद्दा हमेशा ठगा जाता है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।